नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सरकारी सेवा में जाकर समाज और राज्य के विकास में योगदान देने का सपना लाखों युवा देखते हैं। उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण माध्यम है उत्तराखंड PCS परीक्षा। हर साल हजारों अभ्यर्थी इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन सही रणनीति, उचित मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी बनते हैं। आज का हमारा विषय है उत्तराखंड PCS परीक्षा। कार्यक्रम में हम जानेंगे कि उत्तराखंड PCS परीक्षा क्या है, इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है, तैयारी कहां से शुरू करें। परीक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के हमारे करियर एक्सपर्ट, प्रयाग IAS एकेडमी के डायरेक्टर RA खान साहब। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम मंजिल में। आज जैसे कि हम PCS परीक्षा के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे उत्तराखंड PCS परीक्षा क्या है। पांडे जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद, दूरदर्शन का धन्यवाद कि आपने बहुत शानदार विषय का चयन किया है कि और ये सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक सपना होता है, उनकी एक मंजिल होती है। आपके कार्यक्रम का नाम मंजिल भी है, बड़ा शानदार विषय है। देखिए कि जो PCS है इसको हिंदी में कहते हैं कि सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा चयन या PCS प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की परीक्षा जो होती है ये ग्रेजुएशन के बाद बच्चे इसमें अपीयर होते हैं और इसके लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। इसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी के आते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उत्तराखंड जो दूरस्थ क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उनका एक सपना होता है और कड़ी मेहनत करते हैं और फिर इस परीक्षा में अपीयर होते हैं। जी, उत्तराखंड PCS परीक्षा की खान साहब जो चयन प्रक्रिया है ये आपसे हम समझना चाहेंगे, ये किस तरह की है। देखिए, होता क्या है पांडे जी कि इसमें सबसे पहले जब नोटिफिकेशन आता है, अध्याचन जो जाता है उत्तराखंड शासन के कार्मिक विभाग से जाता है लोक सेवा आयोग को, तो लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति जारी करता है। जब विज्ञप्ति आ जाती है तब आप फॉर्म भरते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन, जैसा कि अभी हमने जिक्र किया कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, 21 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। तो उसके बाद पहला एग्ज़ाम करवाता आयोग जिसको कहा जाता है प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। इस प्रारंभिक परीक्षा के पास होने के बाद मुख्य परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर और दूसरा होता है सेकंड पेपर CSAT का पेपर होता है। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है इसमें टोटल पांडे जी 150 क्वेश्चंस होते हैं। वो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है। इस तरह से टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। दूसरा पेपर होता है CSAT का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये भी 150 मार्क्स का होता है और दोनों पेपर निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 1/4 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है। एक चीज़ और, जब आप ये परीक्षा पास कर लेते हैं, पास करने के लिए होता क्या है कि ये डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी आई है। मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो अप्रॉक्स जो है 100 का 15 टाइम 15 गुना क्वालिफाई कराते हैं। मीन्स इनको 1500 बच्चे चाहिए फॉर मेंस, तो ये बच्चे मेंस में अपीयर होते हैं। और जनरली जो कट ऑफ मेरिट जाती है PCS प्री की, जैसे पिछली बार जो 2024 का भी हाल ही में रिजल्ट आया है, इसकी प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट गई थी 87 से 88 के बीच में। आप सोचिए कि 150 क्वेश्चन नंबर में आपने 88 नंबर पा लिया तो आप क्वालिफाई कर गए। तो मेरिट बहुत हाई नहीं जाती, यही आप मानकर चल सकते हैं 87 से लेके 100 के बीच में अगर आप नंबर लाते हैं 150 में तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। जो दूसरा पेपर है CSAT का पेपर है, तो CSAT के पेपर ये जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इसका मेरिट में मार्क्स नहीं जुड़ता, यानी आपको 1/3 यानी 33% जो है वो मार्क्स लाने होते हैं तो आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरिट जो बनती है वो फर्स्ट पेपर से बनती है। जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब होता है मुख्य परीक्षा, उसको कहते हैं PCS मुख्य परीक्षा। ये भी बड़ी चैलेंजिंग परीक्षा होती है और इसमें जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी लेखन शैली चेक की जाती है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है। इसमें
पेपर को लेकर अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें पहला पेपर जो होता है वो होता है भाषा के पेपर, यानी सामान्य हिंदी। और सामान्य हिंदी में आपको क्वालिफाई भी करना है और इसके फाइनल मार्क्स, फाइनल मेरिट में इसके मार्क्स काउंट भी होते हैं। 150 मार्क्स तो भाषा का पेपर होता है, फिर 150 मार्क्स का ही निबंध का पेपर होता है, यानी आपकी निबंध शैली भी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद 4 पेपर, जीएस फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के जी, यानी 800 नंबर ये और 300 नंबर ये, 1100। उसके बाद उत्तराखंड स्पेशल के 2 पेपर होते हैं जी, 5वां पेपर और 6ठा पेपर जो होता है, तो यानी आप 6 पेपर हो गए, 1200 नंबर, और इसका भाषा का और ऐसे का मिला दीजिए 12-3 1500 नंबर का पेपर होता है, जिसपे आप कह सकते हैं कि जिसमें आपकी लेखन शैली चेक की जाती है, आपकी उसी पे मार्क्स जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मरहला है। आपकी पूरी परीक्षा प्रणाली का जो मेंस होता है बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि 1500 नंबर में अगर आपने 900 नंबर ला दिया तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, ये इसमें से क्वालिफाई जो होते हैं फॉर इंटरव्यू। अच्छा, कितने क्वालिफाई होते हैं मैं आपके श्रोताओं के लिए बता दूं कि इसमें जो क्वालिफाई कराया जाता है, जितनी पोस्ट होती है, पोस्ट का 2.5 गुना से लेके 3 गुना के बीच में क्वालिफाई कराया जाता है। मान लीजिए 100 पोस्ट है तो 250 बच्चे क्वालिफाई करा जाएंगे फॉर इंटरव्यू। बिल्कुल। अब जब वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो 150 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और 150 मार्क्स का जो इंटरव्यू में आपको नंबर मिलेंगे, वो नंबर प्लस जो मुख्य परीक्षा में आपको नंबर मिले, इनको दोनों को जोड़ा जाएगा। जोड़ने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, जिसमें से ऊपर के 100 बच्चे ले लिए जाएंगे जी। ये बहुत संक्षेप में प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में। और प्री के मार्क्स नहीं काउंट होते फाइनल मेरिट में, प्री के नहीं होते, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स काउंट होते हैं। खान साहब, आपने बहुत ही शानदार तरीके से जो प्री है, मेंस और इंटरव्यू के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। आपका एक लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में, और अगर जो नए अभ्यर्थी हैं जो इस तैयारी में पहली बार बैठ रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो उनको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके लिए जो ये तैयारी पहली बार कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपका है, बहुत अच्छा। देखिए, जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको इंटरमीडिएट के बाद ज़हनी तौर पे आपको तैयार हो जाना चाहिए, और अभी से आप जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टाइम होता है अपना फाउंडेशन मजबूत करने का। और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हों तो आपके पास ग्रेजुएशन में 3 साल का समय होता है, और सिविल सर्विसेज के लिए 3 साल बहुत अच्छा होता है कि आप 3 साल में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करते समय फिर आप इसको कैटेगराइज मत कीजिए कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप पूरा प्री मेंस एक साथ लेकर चलिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो बच्चे अभी नई नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनको चाहिए कि एनसीईआरटी की जो बुक्स है जी, जो पढ़ कर आए हैं, उत्तराखंड बोर्ड में भी वही बुक्स पढ़ाई जाती है एनसीईआरटी की, सीबीएसई बोर्ड में भी वही बुक पढ़ाई जाती है। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10th और कुछ विषय की क्लास 11th और 12th भी, अगर आप इस पे ग्रिप कर लेते हैं, आपकी इस पे कैप्चरिंग हो जाती है, तो मैं अश्योर कर सकता हूं कि आप पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन पा सकते हैं। बिल्कुल। और अपने बेस को इसको मजबूत अंडरलाइन किया जाना चाहिए पांडे जी। ये जो है ना, एनसीईआरटी की बुक अगर बच्चे ग्रिप कर लेते हैं, जो पढ़कर आए हैं उसमें आए हैं, उस पर अगर एक बार कर लें तो उनकी यही प्री की नहीं, प्री मेंस और इंटरव्यू की भी तैयारी आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक हो जाएगी। बिल्कुल। जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं जो पहली बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, वो गांठ बांधकर इस बात को ध्यान में रखें कि अपने बेस को मजबूत करें, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, और तब आगे का जो सफ़र है वो अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। जी खान साहब, हम अब बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा मुख्य रूप से। अभी तो आपने तीनों चरणों की बात हमने कर ली। प्रारंभिक परीक्षा को किस तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, कौन से विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड पीसीएस की बात है पांडे जी, बिल्कुल, उत्तराखंड पीसीएस में अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि 150 क्वेश्चन आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 150 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है उत्तराखंड से जी। लगभग 45 से लेकर 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन सिर्फ उत्तराखंड से आते हैं, और 30 क्वेश्चन से लेकर 35 क्वेश्चन या 25-30 क्वेश्चन जो हैं वो करंट अफेयर से आते हैं।
यानी आप 45 मिनिमम वाला पकड़ लीजिए और इधर 25 पकड़ लीजिए, तो आपके 70 क्वेश्चन तो दो क्षेत्र से आ गए जी। मतलब आप दो क्षेत्र और बाकी इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडियन इकोनॉमी, ये वाला पार्ट जो है, इसमें से अगर आप थोड़ा सा भी आपकी अच्छी ग्रिप है, अगर उसको आप कर लेते हैं तो देखिए 70 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, सिर्फ करंट अफेयर और उत्तराखंड। जिन बच्चों का ये दो पार्ट बहुत अच्छा तैयार होता है वो कभी प्री फेल ही नहीं करते। बिल्कुल। और इसके लिए इनको चाहिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन भी आने वाला है। बिल्कुल। जो नया नोटिफिकेशन है उत्तराखंड पीसीएस का, हम लोगों की जो जानकारी है कि अध्याचन जो है शासन से आयोग में चला गया है। हालांकि इस बार थोड़ा पोस्ट कम दिखाई दे रही है, वो बाद में बढ़ भी सकती है। तो अब उन बच्चों को तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ये मानकर चलिए कि हो सकता है कि जुलाई तक आ जाए, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं जी। ये मानिए कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, हमको हमारे पास कोई ऐसी गुप्त सूचना नहीं होती, लेकिन अनुमान जो हमारा है कि जुलाई तक, जून जुलाई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद अक्टूबर तक इनको प्री ले लेंगे, प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो प्री एग्ज़ाम में अभी वो बच्चे जो इस बार अपीयर होना चाहते हैं तो 2 यूनिट को बहुत फोकस करें। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, जैसे आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है था कि प्री के लिए किस पे फोकस किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि एक बार एनसीईआरटी पढ़ाओ, बेस क्लियर हो, तो एक चीज़ और जिसको मैं अंडरलाइन की बात करूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व कीजिए। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िए, 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसको गेस कीजिए, फिर उसके बाद अपना आंसर चेक कीजिए, उसके नीचे व्याख्या दी होती है पूरे क्वेश्चंस की, उसको पढ़िए, याद कीजिए, फिर पढ़िए, फिर याद कीजिए, फिर भूल जाइए। याद रहे तो भी अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी अच्छी बात है, फिर क्वेश्चन सेकंड पे आ जाइए। और हो सके तो आप इसके नोट्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन है, बहुत टेक्निकल, बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं कि ये क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आ गया नेशनल मूवमेंट से कि इसको आप असेंडिंग क्रम में रखिए। बिल्कुल। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, कि इसको आप बढ़ते हुए क्रम में रखिए। अब आपको 4 पॉइंट मिल गए, तो आपको चाहिए कि इन चारों पे आप एक नोट से बना लें, एक एक पैराग्राफ नोट से बना लें। फिर अगला क्वेश्चन मान लीजिए साइंस का आ गया, उसको पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, 10-15 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, जितने भी आपको मिले उसको बना लेते हैं, तो आपका कोई भी प्री नहीं रुकेगा। उत्तराखंड पीसीएस छोड़िए, कहीं कभी नहीं रुकेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया और जिस रणनीति से आपने चीज़ें बताई हैं उस तरह से अगर तैयारी करें तो निश्चित रूप से कोई भी एग्जाम कभी नहीं रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकेगा। खान साहब, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी उत्सुक होंगे। 10वीं के बाद वर्गीकरण एक प्रकार से हो जाता है, साइंस में चले जाते हैं बच्चे, कॉमर्स में चले जाते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं। तो जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं वो किस तरह से, क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि प्रशासनिक परीक्षाओं में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ये तमाम तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़े जाते हैं और प्रश्न भी इनमें से ज़्यादा आते हैं। तो आपकी क्या राय है उनके लिए जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं? पांडे जी, एक चीज़ और यहाँ है जी कि आपने देखा होगा कि जब फाइनल रिजल्ट आता है उसमें साइंस स्ट्रीम के बच्चे ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल। जबकि क्वेश्चन ज़्यादा आर्ट स्ट्रीम के आते हैं, ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट से आते हैं। बिल्कुल। होते साइंस के बच्चे सिलेक्शन। तो इस पर जो स्टडी है लोगों की वो ये है कि जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होता है उसकी अप्रोच साइंटिफिक हो जाती है। बिल्कुल। वो किसी चीज़ को साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ता है, वो रटता नहीं है, वो चीज़ों को समझता है, उस चीज़ों को एनालिसिस करता है। तो मेरा कहना, जो आपका प्रश्न था उस प्रश्न में मैं आ रहा हूँ कि 10th के बाद अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उन बच्चों को मेरा ये मानना है कि 12th तक साइंस से ही, साइंस सब्जेक्ट से ही कराना चाहिए जी। उसके 2 फायदे हैं। एक तो साइंटिफिक अप्रोच आ जाएगी, दूसरा फ़ायदा है कि उसका जनरल साइंस वाला पार्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि जो CSET का पेपर है, बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं CSET में। जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन पता चला कि CSET में फेल कर गए, 1/3 मार्क्स भी नहीं आए। तो CSET वाला पार्ट उनका काफ़ी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं बच्चों, तो यही मैं कहूँगा कि आप 10th के बाद 11th और 12th जो है वो कम से कम साइंस स्ट्रीम से ही कीजिए।
बिल्कुल, और ये बात हमने इसलिए भी सामने रखी, अभिभावकों के मन में भी ज़्यादातर यही प्रश्न आता है कि बच्चे ने 10वीं की परीक्षा दे दी, अब किस स्ट्रीम में इसे किस लाइन में भेजा जाए। जी जी। खान साहब, अब हम बात करते हैं कि जो मेंस की जो परीक्षा और लेखन शैली जिस पर अभी आपने बात भी की, तो ये किस तरह की है, ये किस तरह से उसे लिखा जाना चाहिए पेपर को, जिससे जो सिलेक्शन है उनका हो सके आसानी से? पांडे जी, हमें लग रहा है कि आपने सिविल सर्विसेज में कंप्लीट अध्ययन करके आप आए हैं और वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो बच्चों के की जिज्ञासा होती है, जो बच्चे जानना चाहते हैं। जैसे लेखन शैली, हर कोई जानकार ये कहता है कि लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहला सवाल है कि लेखन शैली कहते किसे, राइटिंग स्किल्स होती क्या है? बिल्कुल। जब हम कहते हैं कि हमको राइटिंग स्किल्स अच्छी करनी है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, राइटिंग स्किल्स में यानी लेखन शैली में 4 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है कि आपकी राइटिंग अच्छी हो, इतनी अच्छी हो कि आसानी से पढ़ा जा सके, और आपके पास स्पीड होनी चाहिए। आप देखते हैं जो पर्वतीय मूल के लोग हैं या पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, स्पेशली हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं, बिल्कुल बहुत त्रुटियां होती हैं, स्पेलिंग में त्रुटियां, वर्तनी गलतियां बहुत होती हैं। आप यहाँ के कई बार अध्यापकों को देखते होंगे कि वर्तनी गलतियां होती हैं। आप बताइए साहब कि आप एसडीएम बनने जा रहे हैं, आप डिप्टी एसपी बनने जा रहे हैं, तो आप उस पद पर रहकर जब आप छोटी बड़ी की मात्रा में अंतर नहीं कर पाएंगे, कितना हास्यास्पद होगा। तो जब हम लोगों के पास कॉपियाँ आती हैं तो देखते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है तो बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होता है। तो ऐसा नहीं कि आप स्पेलिंग सही लिख देंगे तो उससे ज़्यादा नंबर मिलेगा, लेकिन स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो ये निगेटिव प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। तो पहला पॉइंट राइटिंग स्किल पे हम लोग बात कर रहे थे कि पहला पॉइंट है कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। स्पीड क्यों अच्छी होनी चाहिए, अभी मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स मेंस देकर बाहर निकलते हैं तो उनको ये शिकायत नहीं होती कि पेपर टफ था, मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बल्कि उनकी शिकायत ये होती है कि मेरा क्वेश्चन छूट गया, 20 नंबर छूट गया, 10 नंबर छूट गया, किसी किसी का 40-40 नंबर का छूट जाता है। अगर आप 30-40 नंबर का क्यों छूट जाता है, क्योंकि बहुत कुछ लिखने के लिए आता है, बहुत बड़ा पेपर होता है, तो आप 3 घंटे में वो पेपर नहीं कर पाते, इसलिए स्पीड तेज होनी चाहिए। हिंदी मीडियम के छात्रों की स्पीड जो होनी चाहिए, 1 मिनट में 25 शब्द लिख पाते हो। अभी आप कभी चेक कीजिएगा, बिल्कुल आप देखेंगे पांडे जी खुद कि आपकी अगर लेखन शैली छूट गई है तो आप 1 मिनट में 15 शब्द से ऊपर नहीं लिख पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। और ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी चेक करके देखेंगे, वो 15 शब्द 16 शब्द लिख पाएंगे। इसको बढ़ाइए, कोई बात नहीं, आज 15 शब्द है, कोई बात नहीं, इसको बढ़ाइए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो 25 शब्द 26 शब्द लिख लेंगे। और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनकी स्पीड होनी चाहिए 1 मिनट में 30 शब्द, वो लिख लेते हैं, उनकी स्पीड होती है। बिल्कुल ठीक, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। तो हिंदी मीडियम के बच्चों से मैं कहूँगा कि आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2 है कि आपके पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, मतलब क्या लिख रहे हैं जी, है ना। वो रॉ मटेरियल्स कैसे आते हैं, जब आप स्टडी करते, कच्चे पदार्थ आपके पास होने चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट की विषय की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको किस पैराग्राफ में क्या लिखना है, जिसको कहते हैं आंसर फ्रेमिंग होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब पहली वर्तनी त्रुटि ना हो, दूसरी आपके पास स्पीड हो, तीसरा आपके पास रॉ मटेरियल्स हो, जानकारी हो, चौथा आपको आंसर की फ्रेमिंग आती हो। अगर एक बार आपकी आंसर फ्रेमिंग अच्छी हो गई तो आप समझिए कि आपने आधी लड़ाई तो जीत ली, आधी मंजिल तो पूरी कर ली। बिल्कुल। और आपने गुरु मंत्र दे दिया है हमारे अभ्यर्थियों को। और हर परीक्षा में लेखन शैली का बड़ा महत्व है, नहीं तो पेपर छूट जाता है, लेंदी पेपर होता है। बहुत यही शिकायत होती है। एक चीज़ और, जो उत्तराखंड पीसीएस मेंस की आप बात कर रहे थे, इसमें जो पहला और दूसरा पेपर होता है, सामान्य हिंदी, वो भाषा वाला पेपर हिंदी का, और दूसरा निबंध वाला पेपर। अभी मैं देख रहा था, अभी मार्क्स आए हैं 2024 का, जो रिजल्ट आया 2026 में, इसके मार्क्स अभी आउट किया है उन्होंने, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे हिंदी में फेल हो गए, कुछ बच्चे तो निबंध में फेल हो गए। मतलब 200 में 1/3 जो चाहिए था, 70 नंबर के आसपास या कुछ इससे ऊपर नीचे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इसी में फेल हो गए। तो ये बहुत निर्णायक होता है भाषा वाला पेपर। भाषा में आपको 65 नंबर भी मिलता है, आपको 120 नंबर भी मिलता है। आप सोचिए कि जिसको 60-65 नंबर मिला है, जिसको 100, आप 50 नंबर कहाँ से कवर करेंगे। एक तो भाषा के पेपर बहुत निर्णायक है, एस्से का पेपर निर्णायक होता है, और जो एथिक्स वाला पार्ट है, एथिक्स का जी 200 नंबर का, वो भी बहुत निर्णायक है। बाकी जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, गवर्नेंस वाला पार्ट है, तो ये लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन ये 3 बहुत निर्णायक होते हैं। तो इस पर फोकस करना चाहिए मेंस के लिए। लेकिन अभी नहीं, अभी चूंकि अब प्री का नोटिफिकेशन आना है, तो अभी इनको चाहिए कि
पूरा इस पे फोकस करें। प्री के बाद उनको 4-5 महीने का टाइम मिल जाता है मेंस में, 1-2 महीना लग जाता है रिजल्ट आने में, उसके 2-3-4 महीने बाद तो जी उसमें लग जाता है, मेंस होने में तो 4-5 महीना मिल जाता है, उसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं बच्चे। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने लेखन शैली को लेकर के बात की। और हमारा तो ये मानना है कि मुख्य परीक्षा में ही, जो प्रारंभिक परीक्षा में ही मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर अगर अभ्यर्थी तैयारी करेंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड जिसे कहते हैं वो बनेगी। बहुत सही बात कही पांडे जी आपने। देखिए, अभी हम लोगों ने शुरू ही बात इसे किया था कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा, जो नए बच्चे तैयारी शुरू करते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ा बोर होते हैं, उनको लगता है कोई फैक्ट ही नहीं मिला, उनको फैक्ट की भूख होती है। लेकिन आप बारीकी से स्टडी करेंगे तो एनसीईआरटी में फैक्ट भी छिपा है, कॉन्सेप्ट भी छिपा है और एनालिसिस भी है, तो उसमें प्री मेंस दोनों आप अच्छा कर सकते हैं। हम अभी अब चर्चा हुई थी कि इसके बाद फिर आप उस पर आइए, प्री को अलग कीजिए, फिर मेंस को अलग कीजिए, पहले राउंड में आप दोनों को एक साथ तैयारी कीजिए। जो नंबरों का मूल्यांकन है या हम कहें मार्क्स परसेंटेज है, उत्तराखंड के संदर्भ में अब हम बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा है। उत्तराखंड के कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या विषय हैं जिन्हें ज़्यादातर ध्यान में रखकर जो अभ्यर्थी उन्हें तैयारी करनी चाहिए? ठीक है, पहले देखिए, एक चीज़ और पहले से बिल्कुल क्लियर कर दी जाए कि हम लोगों ने प्री की मेरिट की बात की थी जी। तो मेंस का भी जो उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट आया है 2024 में, 2024 का 2026 में रिजल्ट आया है जो 1 जून को, इसकी जो कट ऑफ मेरिट गई, मतलब जहाँ सिलेक्शन हुआ है 839 मार्क्स पे, आप देखिए 1500 टोटल जो पेपर था, ये था 12-3-1500 का रिटर्न था और 150 का इंटरव्यू, यानी 1650 में जिसने 839 मार्क्स पा लिया उसका सिलेक्शन हो गया डीईओ वाली पोस्ट पे नीचे, मतलब कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन हो ही गया उसका। बिल्कुल। तो मेरिट बहुत ऊपर नहीं जाती है, अप्रॉक्स 50%, 55% पे आप अच्छी पोस्ट पा सकते हैं। बिल्कुल जी, आपका एक और कोई क्वेश्चन था प्लीज़। जी। खान साहब, अगर जो बच्चे पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आम गलतियां वो करते हैं, आपकी नज़र में वो कौन सी हैं और उन्हें किस तरह से सुधार किया जाना चाहिए उन गलतियों का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जो बच्चे, जो भी अभ्यर्थी इस फील्ड में हैं, उनके अंदर अनुशासन बहुत ज़रूरी है जी, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और उनको ये लगता है कि एक बार हम प्री कर लेंगे तो मेंस कर ही लेंगे, फिर मेंस को अलग कर देते हैं, प्री को अलग कर देते हैं, एक आध बार प्री नहीं होता, फिर अगली बार प्री हो जाता है तो वहीं खड़े हो जाते हैं मेंस में, बिल्कुल नए बच्चे की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ये आप कैटेगराइज करके स्टडी मत कीजिए, मैं बार बार बात कहता हूँ कि कैटेगराइज करके मत कीजिए, आप थॉरली स्टडी कीजिए, शॉर्टकट मत जाइए, इन डेप्थ स्टडी कीजिए। और उससे इम्पॉर्टेंट बात है, आप कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। जी, ये भी तीसरा मेरा अंडरलाइन है। बिल्कुल। आप कम पढ़िए, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, स्टडी कर रहा है, अगर उससे पूछा जाए शाम को कि भैया आज दिन भर में आपने क्या पढ़ा, उसने तो बहुत पढ़ा कि मैंने 20 पेज पढ़ लिए, 50 पेज पढ़ लिए, मिला क्या? आप ये कहिए कि आज मैंने जनरल स्टडीज़ में मॉडर्न इंडिया पढ़ा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ा? फंडामेंटल राइट पढ़ा। फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा? आर्टिकल 14। तो 14 जब आपने पढ़ लिया, 15 दो आर्टिकल सिर्फ आपने पढ़ा, तो फिर वो चैलेंजिंग हो, चाहे उसमें प्री में क्वेश्चन आए, मेंस में आए, फिर इंटरव्यू में आए, या फिर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जैसे डिस्कशन करना हो। बिल्कुल। मतलब आप मल्टी डायमेंशनल स्टडी हो, बहुआयामी आपका अध्ययन होना चाहिए। तो यही शॉर्टकट नहीं होना चाहिए, बहुआयामी अध्ययन होना चाहिए। राइटिंग स्किल्स पे आप काम कीजिए। जी, सेल्फ स्टडी या कोचिंग ले करके जो बच्चे तैयारी करना चाहें तो उनके लिए क्या बेस्ट है? हम देखते हैं सेल्फ स्टडी करके भी पेपर को निकाला जाता है, लेकिन जो कोचिंग है वो क्या महत्वपूर्ण है या सेल्फ स्टडी? ये जो एक असमंजस की स्थिति भी रहती है, इसको बिल्कुल पांडे जी, असमंजस नहीं है जी, एकदम क्लियर है कि देखिए, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि बिना कोचिंग के आप तैयारी करें तो आप बिना कोचिंग के आप तैयारी कर सकते हैं। इतने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अब पुराना ज़माना नहीं रहा, अब तो नेट का युग आ गया है जी। आप सारी चीज़ें हैं। तो उस युग में आप पहले सिलेबस निकालिए, सिलेबस को 20 बार पढ़िए, समझिए। और अनुशासन, मतलब कोचिंग में और उसमें फ़र्क क्या हो जाता है, जो बिना कोचिंग करते हैं वो बच्चे सेल्फ स्टडी में अनुशासित नहीं रहते जी। होता क्या है कि किसी दिन मूड हुआ तो एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, किसी दिन मूड हुआ तो दूसरा पढ़ लिया, शाम को तीसरा पढ़ लिया, वो
मतलब एक प्रबंधन की तरीके से वो उसकी स्टडी नहीं कर पाते। कोचिंग से फ़ायदा हो जाता है कि वो अनुशासित तरीके से स्टडी करते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें टेस्ट पेपर होता रहता है, टेस्ट सीरीज चलती रहती है कोचिंग में। और तीसरी चीज़ फ़ायदा होता है कोचिंग का कि जो काम आप सेल्फ स्टडी में 2 साल में करते हैं, कोचिंग उसको आपको 6 महीने 8 महीने में करा देती है। जी, यही पीसीएस परीक्षा के तीनों चरणों को आपने हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से इन पर बातचीत की। साक्षात्कार की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव इस क्षेत्र में है खान साहब, तो उसका मूल्यांकन, साक्षात्कार का मूल्यांकन किन आधारों पर या किस आधार पर होता है जब अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इन सब को पास करके एक अंत में चला जाता है जो इंटरव्यू है? देखिए, इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है जी, कि 150 मार्क, उत्तराखंड पीसीएस में 150 नंबर का इंटरव्यू होता है। इसमें से मैंने देखा कुछ बच्चों को 70 मार्क्स मिले, 67 मिले, कुछ बच्चों को 110, 115 नंबर भी मिले। तो इसमें इंटरव्यू में जो चेक किया जाता है, देखिए आपने प्री पास किया, मेंस पास किया, इसका मतलब आपके पास नॉलेज है। अब नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी, आपका व्यक्तित्व चेक किया जाएगा। और हम लोग भी जब किसी बच्चे की पर्सनालिटी चेक करते हैं, उसमें 4 चीज़ें देखते हैं कि ये पॉइंट्स है कि नहीं। आप भी ध्यान दीजिएगा, शायद आपको अच्छा लगे। पहली चीज़ हम लोग देखते हैं कि बच्चे का, स्टूडेंट का अपीयरेंस कैसा है। जी, जब वो बोर्ड के सामने अपीयर होता है, उस प्रस्तुत होता है, तो क्या है। अब उस प्रस्तुतिकरण में क्या देखते हैं कि उसकी एंट्री कैसी है, वो विश करने का तरीका कैसा है, उसका खड़ा कैसे होता है चेयर के पास आके, जब उसको सिट डाउन कहा जाता है तो बैठते कैसे है, उसका बैठने का फ्रेम कैसा है, और फिर उसका आई कांटेक्ट कैसा है, उसकी हेयर स्टाइल, मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लीट उसकी, इसको हम लोग बोलते हैं अपीयरेंस। बिल्कुल, इसको 25% हम रखते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है उसकी नॉलेज। अच्छा, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इसलिए कि आप किस विषय पे बात करेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो 25% हम लोग महत्व देते हैं नॉलेज का, कि आपको ज्ञान होना चाहिए। किस सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए? आपको उत्तराखंड के बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। इंटरव्यू में जा रहे हैं, जो सरकार की स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको ज्ञान होना ही चाहिए। उत्तराखंड के पर्यटन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ के फॉरेस्ट के बारे में जानकारी, यहाँ की जो कला एवं संस्कृति उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यहाँ के उद्योगों के बारे में, कृषि के बारे में, व्यापार के बारे में, जो लघु कुटीर उद्योग हैं उनके बारे में, रोजगार के बारे में जानकारी, गुड गवर्नेंस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानकारी। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या मेंस देने जा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो उत्तराखंड का बजट उसको पढ़कर जाएं, उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसको पढ़कर, ये नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। और दूसरी नॉलेज आपको होनी चाहिए करंट अफेयर्स की, जो समसामयिक विषय चल रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उत्तराखंड के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और अपने विषय के बारे में, जो ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट थे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो लेकिन जानकारी को हम लोग बहुत महत्व नहीं देते, लेकिन 25% तो रखते हैं जी। तो पहला था अपीयरेंस, और सेकंड है जी नॉलेज, और तीसरा है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। आप अपनी बात को कैसे रखते हैं जी, आपका बात करने का फ्लो कैसा है, आपका विराम कितना है, आप फ्रीक्वेंसी कैसी है, वो सारी चीज़ें, उतार चढ़ाव कैसा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और चौथी चीज़ है आपकी अप्रोच, आपका दृष्टिकोण कैसा है, समाज को लेके, सरकार को लेके, आप कितना पॉजिटिव हैं, आप कितना प्रोग्रेसिव हैं, प्रगतिशीलता आपके अंदर है कि नहीं। आप पता चला कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हैं, आपकी सोच बाबा आदम के ज़माने की है, तो आप कैसे आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन सकते हैं, उत्तराखंड के विकास आप कैसे कर सकते हैं। आपको आधुनिक मिजाज का होना पड़ेगा। आपको उत्तराखंड को अगर कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपके अंदर प्रशासनिक दक्षता दिखनी चाहिए, बिल्कुल, जो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी वो आपकी झलकनी चाहिए। तो इन चीज़ों को करके कंक्लूजन लिया जाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। बिल्कुल। खान साहब, आपने इतने सुंदर तरीके से इस विषय पर आज चर्चा की, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने सभी प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम के माध्यम लेकिन से पांडे जी मिला एक चीज़ और है जी, इन प्रश्नों का उत्तर अगर मिला है लोगों को, तभी आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा कि आपके प्रोग्राम का नाम भी है मंजिल, तो तभी आप मंजिल पा सकते हैं। जी खान साहब, बहुत ही सुंदर आपने कहा, आपने हमें समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। तो यह थी उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को नई दिशा और उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान किया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।